हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक दिन जब सान्वी हॉल में बैठकर महीने का हिसाब किताब करते हुए पैसे गिन रही होती है, तभी उसकी सास महिमा वहाँ आकर कहती है, अरे बहू, ये क्या पढ़ाई लिखाई करने बैठी है? कहीं इस उम्र में दोबारा 10वीं के पेपर देने तो नहीं जा रही? कोई फायदा ना है बहू, अब भी तो फेल ही हो जाएगी। ऐसा है सासू माँ, मैं 12वीं पास हूँ और मैं पढ़ाई लिखाई नहीं, महीने के खर्चे का हिसाब लगा रही हूँ। और आपको पता है, हर बात में घर खर्च के पैसे में से कुछ न कुछ बचा लिया करती थी, लेकिन इस महीने 1 रुपए की भी बचत नहीं हो पाई है। और आगे भी नहीं होगी बहू, क्योंकि अब बचत का जमाना गया। महंगाई तो ऐसे बढ़ रही है जैसे आसमान के आगे अंतरिक्ष तक पहुंचकर ही दम लेगी। सासू माँ, महंगाई बढ़ी है तो क्या, कमाई तो नहीं बढ़ी ना। खर्चे कम करने होंगे, वरना बढ़ते खर्चे से मेरा सर दर्द बढ़ जाएगा। इतना कहकर वो अपना सर पकड़ लेती है। अगले दिन विनीत दोपहर के समय तैयार होकर बैग लिए बाहर जा रहा होता है। तभी उसकी पत्नी सान्वी अपना पर्स संभालते हुए जल्दी जल्दी में वहाँ आती है। सुनिए, कहीं काम से जा रहे हैं आप? नहीं, दोस्तों के साथ चिल करने जा रहा हूँ। अरे यार, इतनी कड़ी धूप में निकलूंगा तो कोई जरूरी काम ही होगा ना। अरे ऐसा क्यों जवाब दे रहे हो, मैं तो पूछ ही रही हूँ। वो क्या है ना, मुझे जरा मार्केट तक जाना था, छोड़ देना। अरे बहू, कहाँ चल दी? सासू माँ, मैं बाजार तक जा रही हूँ थोड़ा सामान लेने, और टेलर के पास से कपड़े भी लाने हैं। ठीक है, जा। दोनों घर से बाहर निकलती हैं। सान्वी बाहर आकर बाइक के पास खड़ी हो जाती है तो विनीत को आगे की ओर बढ़ता देखकर कहती है, अरे ओ पतिदेव, कहाँ चल दिए? अपने इस वाहन को तो ले लो। पागल हो क्या? बाइक से नहीं जा रहा मैं। अरे क्यों? क्यों? अरे पेट्रोल के पैसे तुम्हारे पप्पा देंगे क्या? पता नहीं तुम्हें पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, इसीलिए आज से मैं बस में ही जाऊंगा। अब चलो भी। ऐसी बात है तो अपना रास्ता नापो, जब चलकर ही जाना है तो मैं अकेली नहीं चली जाऊंगी। इतना कहकर सान्वी पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। और शाम को जब घर वापस आती है, तभी उसके पास से एक बाइक होकर जाती है, जिस पर विनीत और उसकी ननद मालविका बैठे होते हैं। उन्हें देखकर वो हैरान होकर खुद से कहती है, अरे दैया, कैसा आदमी है, दोपहर में मुझे बाइक से ये बोलकर नहीं ले गया कि पेट्रोल महंगा हो गया है, और अब उसी बाइक पर बहन को बिठा कर ले आया। वैसे ये महारानी मायके क्यों अटकी? अपनी ननद को रास्ते में देखकर वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए घर पहुंचती है और दरवाजे से टकरा जाती है, जिससे थैले में रखे आलू टमाटर फर्श पर फैल जाते हैं और सान्वी उन्हें जल्दी जल्दी समेटने लगती है। ये देखकर उसकी ननद कहती है, अरे अरे भाभी, आराम से। हाय हाय, लुढ़का दिए सारे आलू टमाटर। अरे फ्री में उठा कर लाई है क्या? ओहो सासू माँ, अभी पैर दरवाजे से टकरा गया तो मैं क्या करूँ? दीदी, आप क्या देख रही हो, समेटने में मेरी मदद करो ना। हाँ हाँ भाभी, अभी आती हूँ। बिल्कुल नहीं, ऐसी हालत में तो इन सब्जियों को उठाने के लिए नहीं झुक सकती। तू बैठ आराम से, मैं उठाती हूँ सब्जियाँ। ऐसी हालत मतलब सासू माँ, दीदी बीमार है क्या? जब मुंह खोलती है कचरा ही निकालती है। अरे बीमार पड़े इसके दुश्मन, मालविका पेट से है, 3 महीने हो चुके हैं। ये सुनते ही सान्वी के हाथ से बटोरे हुए टमाटर छूट जाते हैं। तभी महिमा कहती है, अरे खाना वाना नहीं ठूसा क्या? ये कमजोरी आ गई है तेरे हाथों में? बता, फिर से गिरा दिए। तो प्रेग्नेंट है तो मायके अटकी। हाय दैया, इतनी महंगाई में खर्चे ही वैसे ही इतने हो रहे हैं, जो प्रेग्नेंट ननन का खर्चा और बढ़ गया। क्या हुआ भाभी, किस सोच में पड़ गए आप? मेरे आने की खुशी नहीं हुई आपको? अरे कैसे बातें कर रहे हो? खुशी तो मुझे इतनी है कि खुशी खुशी में कहीं मैं खुद खुशी न कर लूं। क्या कहा आपने? नहीं नहीं, मैं अभी आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ। इतना कहकर वो आलू टमाटर लिए किचन की तरफ चली जाती है। समय बीतता है और मालविका का 7वां महीना शुरू हो जाता है। एक रोज मालविका अपने कमरे से हॉल में आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ सफाई करने सान्वी पहुँचती है तो देखती है कि लाइट्स और पंखा ऑन है और वो गुस्से में झाड़ू पटकते हुए हॉल में आकर कहती है, दीदी, आप अभी कमरे से आई हो ना, आपने ना तो पंखा बंद किया ना लाइट ऑफ करी। प्लीज अब ये मत बोलना कि ऐसी हालत में आप स्विच बोर्ड का नहीं छू सकते। ओहो भाभी, मुझे याद नहीं रहा, अगली बार से मैं ध्यान रखूंगी।
अरे दीदी, अगली बार के चक्कर में बिजली का बिल फालतू आ जाएगा ना। ओ, खुद जब पूरी रात कमरे की बत्ती जलाकर सोती है उसका क्या, उससे बिजली बिल नहीं बढ़ता? सासू माँ, मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती इसलिए, और मैं कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ। अभी छोड़ो ना, क्या आप भी एक काम करो, मुझे ना कीवी खाने का बहुत मन कर रहा है। भैया को कॉल करके कह देना ऑफिस से लेते हुए आए। क्या कीवी खाना है? अरे कोई सस्ता सा आड़ू या आलू बुखारा खा लो। इतना महंगा फल कौन खाता है? किसका मन करता है? अरे उसका मन है तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? अब कीवी का स्वाद आड़ू या आलू बुखारे से तो नहीं आएगा, उसे खाना है तो घर में आएगा ही, चाहे जितना महंगा हो। हाँ हाँ, पैसा तो झाड़ पर लगा हुआ है, बस मुंह फाड़ के फरमाइशें कर दो। ठीक है, मैं कह देती हूँ तुम्हारे भैया को। इतना कहकर वो मुंह बनाकर सफाई करने चली जाती है। शाम को खाने के समय सभी खाने के लिए बैठते हैं। तभी मालविका खाने को देखकर कहती है, माँ, खाने में पनीर बनाया है, मेरा खाने का मन नहीं है। अरे दीदी, खाने को ना नहीं कहते, मन नहीं है तो थोड़ा खा लो, आपको दवाई भी तो खानी है। हाँ दीदी, थोड़ा ही खा लो। और आपको तो पनीर पसंद है ना? अरे मुझे खाना खाना है, लेकिन पनीर खाने का मन नहीं हो रहा। अचार दे दो भाभी, मैं उसी के साथ पराठे खा लूंगी। सानवी, दीदी को अचार ही दे दो। अरे कौन से भंडार घर से अचार निकाल के दे दूं? अचार तो कब का खत्म हो गया, अभी अगले महीने के राशन में ही आ पाएगा। क्या माँ, जो खाने का मन है वही घर में नहीं है। ठीक है, फिर मुझे भूख भी नहीं है। ओहो बेटा, ऐसे नहीं कहते, रुक मैं लाती हूँ तेरे लिए अचार। बहू, जरा 500 का नोट तो दियो। अरे सासू माँ, अचार की पूरी बरनी लेने जा रही हो क्या, जो 500 का पत्ता मांग रही हो? हाँ तो कटोरा लेकर पड़ोसन से अचार मांग कर लाऊं, तू पैसे देना। सानवी कमरे से पैसे लाकर अपनी सास को पकड़ा देती है और खाने के बाद सारा काम खत्म करके जब सानवी खर्चे का हिसाब लगा रही होती है, तभी विनीत कहता है, ये रात में क्या करने बैठ गई? सुनो, माँ कह रही है पंडित जी ने दीदी की गोद भराई के लिए परसों का मुहूर्त निकाला है, तो दीदी के ससुराल वाले और कुछ मेहमान आएंगे, तो फंक्शन की तैयारी करनी पड़ेगी। क्या? दीदी की गोद भराई का फंक्शन? मतलब इतनी महंगाई में एक और खर्चा? मेरा तो दिमाग ही सुन्न पड़ गया है। पता भी है, जब से दीदी घर आई हैं, इनकी दवाइयाँ, हॉस्पिटल की फीस, कितना ज्यादा खर्चा है। उनके खर्चे के लिए महंगे मेवे, गोंद, लड्डू और फिलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। ऊपर से ही गोद भराई का फंक्शन। अब दीदी प्रेग्नेंट है तो खर्चा तो होगा ही ना। तुम क्या चाहती हो, महंगाई के चलते दीदी को हर चीज के लिए मना करते रहें? अरे मैं वो नहीं कह रही थी, मतलब सस्ते में काम करो ना। मतलब बच्चे के आने से पहले इतना खर्चा हो रहा है, महंगाई भी तो है, थोड़ा ध्यान रखो ना। वैसे सच में खर्चा तो बहुत हो गया इस महीने। मुझे दोस्तों के साथ घूमने भी जाना था, पर देखो महंगाई और कड़की के चलते जा ही नहीं पाया। मैं यहाँ महंगाई की बात कर रही हूँ, तुम होगी अपना ही दुखड़ा लेकर बैठ गए। साइड हटो तुम। इतना कहकर वो सो जाती है और अगले दिन से गोद भराई के फंक्शन की तैयारी में लग जाती है। गोद भराई में भी बहुत खर्चा हो जाता है। समय बीतता है और 3 महीने बाद सभी हॉस्पिटल में बैठे प्रार्थना कर रहे होते हैं। तभी डॉक्टर बाहर आकर कहते हैं, मुबारक हो महिमा जी, आपकी बेटी को बेटा हुआ है, आप नानी बन गई। ये खबर सुनकर सब खुश होते हैं और कमरे में जाकर मालविका और उसके बच्चे को देखते हैं। सानवी जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेती है तो वो कहती है, चलो, महंगाई में कोई तो प्यारी खुशी पाई। शौर्य अपनी वाइफ निकिता के साथ कुछ ज्यादा खुश नहीं रहता था। निकिता उसे एक पति नहीं बल्कि नौकर की तरह रखती। निकिता ने कभी शौर्य को समझने की कोशिश तक नहीं की थी, जिस वजह से वो हालात के चलते मोहिनी को अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता है। उससे शौर्य का 1 साल से अफेयर चल रहा था। ऐसे ही एक शाम शौर्य ऑफिस से घर आता है और कहता है, निकिता जरा पानी देना, बहुत प्यास लग रही है, आज बहुत थक गया ऑफिस में। निकिता, निकिता पानी दो ना। अरे इतनी देर हो गई, सुना नहीं क्या? अरे कहाँ है, जरा देखूं तो। ये बोलकर जैसे ही शौर्य उसके पास जाता है तो देखता है कि निकिता हेडफोन लगाए गाने सुन रही है। ये देखकर वो बोलता है, निकिता, निकिता, निकिता तुम्हें समझ नहीं आता है क्या? ये क्या बिहेवियर है? मैं कब से आवाज लगा रहा हूँ, तुम्हें ये नहीं पता कि पति घर आ गया है तो उसे पानी भी दे दूं? तुम तो रोज आते हो,
कभी खुद से पानी पी लिया करो। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ जब पानी का गिलास लिए तुम्हारे लिए दरवाजे पर खड़ी रहूंगी। अपने आप पी सकते हो। वो तो मैं रोज ही करता हूँ, कौन सा तुम पानी देती हो? रोज इसी बात पर बहस करती हो। सॉन्ग सुन लो, पर ये देख लो घर में कोई आ रहा है जा रहा है, तुम्हें कोई होश ही नहीं है। घर में अगर चोर आता तो तुम अपने गानों में ही मस्त रहती। तो कौन सा ऐसा सोना चांदी रखा हुआ है तुमने घर में जो चोर लेकर जाएंगे यहाँ से? ओ जस्ट शट अप निकिता, तुमसे कुछ भी बोलना बेकार है, क्योंकि तुम ना तो इस घर को अपना घर समझती हो, ना मुझे अपना पति। क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने मुझे बदले में प्यार तक नहीं लौटाया। जब तक पैसों से ऐश करा रहा था सब अच्छा था, जैसे ही मैं मुसीबत में आया तुमने मेरा हाथ ही छोड़ दिया। अभी भी तुम्हें पैसे ही चाहिए ना, कि मेरी कोई फिक्र है? मुझ पर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झाँक कर देख लो। जो बकना है बको। ओ हेलो, ऐसे कमरे से बाहर कहाँ जा रहे हो? मेरी बात सुनो, तुम मुझे ऐसे नहीं सुना सकते शौर्य, तुम्हें भी सुनना होगा। निकिता चिल्लाती रहती है, लेकिन शौर्य उसे अनसुना करके खुद को दूसरे कमरे में बंद कर लेता है। निकिता गुस्से में दरवाजा खटखटाती रहती है। शौर्य, तुम्हें भी मेरी बात सुननी होगी, तुम मुझे ऐसे सुना नहीं सकते। निकिता की ईगो हर्ट हो जाती है और वो अपने कमरे में जाकर गुस्से से सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगती है और कहती है, शौर्य, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे सुनाओ, मेरे से ऊंची आवाज में बात करो। तुमने मेरे मुंह पर दरवाजा बंद किया ना, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। कल सुबह तुम्हें टिफिन ना देकर। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। ये बोलकर वो बेड पर पैर मारती है और कमरे को पूरी तरह तहस नहस कर देती है। अगली सुबह वो लेट हो जाता है और कहता है, ओ नो निकिता, मैं कितना लेट हो गया, बताना चाहिए था ना। ओह, मैं तो भूल गया, रात को हमारी लड़ाई हुई थी, तो तुम मुझे कुछ क्यों कहोगी या मेरे लिए कुछ क्यों करोगी? मैं ऐसे ही चला जाता हूँ। जब तुम्हें पता है तो क्यों बोल रहे हो? जो करना है करो, मुझसे कोई उम्मीद मत रखो। जा रहा हूँ। पता नहीं वो कौन सा मनहूस वक्त था जब मैंने तुमसे शादी कर ली। शौर्य तैयार होकर कुछ देर में निकल जाता है। तभी वो मोहिनी के घर एकदम से पहुंचता है। सुबह सुबह मोहिनी उसे देखकर हैरान हो जाती है और गले लगाकर बोलती है, अरे शौर्य, तुम सुबह सुबह, आई एम सो हैप्पी कि तुम मेरे पास आ गए। पर एक मिनट, ये तो तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम है ना? क्या हुआ, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? नहीं, आज मेरा मूड नहीं है, मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही स्पेंड करूँगा। ये तो बहुत खुशी की बात है, पर ये बताओ कि तुम उदास क्यों हो? मूड क्यों खराब है तुम्हारा? तुम्हारी निकिता से लड़ाई हुई है क्या? बताओ मुझे। शौर्य उसके गले लग जाता है और अपने आंसुओं को छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन मोहिनी उसकी तकलीफ समझ जाती है। तभी वो बोलता है, बस मोहिनी, मैं थक चुका हूँ उसे समझते समझते, अब उसके साथ नहीं रहना चाहता। वो औरत मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है। शुक्र है कि तुम मेरी लाइफ में आई, मैं बहुत खुश हूँ और तुम डिजर्व करती हो मेरी वाइफ बनना। मैं उसे डाइवोर्स देकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। सच में शौर्य, तुम मुझसे शादी करोगे? वाओ, आई एम सो एक्साइटेड। खैर वो बात की बात है, ये बताओ तुमने कुछ खाया या नहीं? नहीं मोहिनी, रात से कुछ नहीं खाया। ओके, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम्हारा फेवरेट लंच बनाऊंगी। ओके जान। कुछ देर बाद मोहिनी शौर्य के साथ ब्रेकफास्ट करती है। उसे अपने हाथ से खाना खिलाती है। शौर्य उसके हाथ पर किस करता है। फिर मोहिनी शौर्य के फोरहेड पर किस करती है। तभी शौर्य बोलता है, मोहिनी, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आई। तुम मुझे कितना समझती हो, मुझे कितना प्यार, कितनी केयर, कितनी रिस्पेक्ट देती हो, जो कि ये सब मुझे निकिता ने कभी नहीं दिया। उसे मेरी तकलीफ भी नहीं दिखाई देती। क्या आज रात मैं तुम्हारे साथ ही रुक सकता हूँ? आई लव यू टू शौर्य। जो केयर, प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट तुमने मुझे दी है, वो सब कुछ तुम भी डिजर्व करते हो। लेकिन निकिता तुम्हारी वाइफ है, इस बात से मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है, पर वो तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है, ये सोचकर मुझे बुरा लग रहा है। इससे तो अच्छा है कि तुम मुझसे अलग ही हो जाओ, मैं तुम्हारा ख्याल रख दूंगी। आई नो मोहिनी, तुम क्या हो, क्या सोचती हो, तुम्हारा दिल कैसा है, सब जानता हूँ मैं। यू नो व्हाट, तुम निकिता से बहुत ज्यादा अच्छी हो। ऐसी कि तुम आसमान हो तो वो जमीन है। बस अब हम सैड बातें नहीं करेंगे, अब हम बस एंजॉय करेंगे। जी मोहिनी मैडम। इतना बोलकर दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं और शाम को घूमने जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे होते हैं। वहीं घर बैठी बोर होती हुई निकिता शॉपिंग करने के लिए बाहर जाती है, तो उसकी नजर शौर्य पर पड़ती है
और उस लड़की पर भी। ये देखकर वो खुंदक खाती है और कहती है, शौर्य के साथ लड़की कौन है? कहीं इनका अफेयर तो नहीं चल रहा? नजर रखती हूँ। निकिता उन दोनों पर नजर रखते हुए उनका पीछा करती है, जहाँ शौर्य मोहिनी को एक ज्वेलरी दिखाने के लिए एक ज्वेलर की शॉप पर लेकर जाता है। फिर शौर्य उसे अपने हाथों से एक नेकलेस पहनाता है। ये देखकर निकिता आग बबूला हो जाती है और उसके पास जाती है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपने कदम रोक लेती है। ऐसे ही कुछ दिन वो उन दोनों पर नजर रख के और उनकी फोटो क्लिक करके उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे कर लेती है और निकिता उन फोटोज को लेकर दोनों के सामने आती है। तब शौर्य चौंक कर बोलता है, निकिता तुम यहाँ कैसे? वो सब छोड़ो, कुछ दिखाने लाई हूँ अपनी सौतन और तुम्हारे लिए। क्या है ना शौर्य, मैं इतनी भी बेवकूफ नहीं हूँ जितना तुम मुझे समझते हो। हफ्ते भर से तुम पर नजर रखे हुए हूँ। ये तो हम दोनों की फोटो है शौर्य, साथ में। फोटो देखकर मोहिनी के हाथ से फोन छूट जाता है और रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। निकिता तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम हमारा पीछा कर रही थी। चलो अच्छा ही है कि तुम्हें सब खुद पता चल गया। पर ये बताओ तुम ये सब कर क्यों रही हो? बड़ी देर से आए हो मुद्दे की बात पर। हाँ, तो मैं तुम्हें मीडिया के सामने जलील कर दूंगी अगर ये लड़की तुमसे दूर नहीं हुई, क्योंकि शादीशुदा होने के बावजूद तुम मुझे धोखा दे रहे हो, अफेयर चला रहे हो इससे। तुमने तो कभी उनका साथ नहीं दिया और मुझे भी उनसे दूर करना चाहती हो। मैं शौर्या से प्यार करती हूँ और उन्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। अरे तुम तो हमेशा ही उन्हें भूखा प्यासा छोड़ देती हो। ऑफिस आकर उनसे बात तक नहीं करती, कभी पानी तक नहीं पिलाया। तुम अपने ही दुनिया में मस्त रहती हो। हाँ, किया है मैंने ऐसे, और क्यों रखूं ऐसे आदमी का ध्यान जिसने मेरा ध्यान नहीं रखा। मुझे बस अपनी लाइफ जीने से मतलब है। और हाँ, जहाँ तक तुम्हारी बात है तो अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। बहुत जल्द ही बड़े बड़े अखबारों में तुम्हारी फोटो, वो भी दूसरी औरत के नाम से छपेगी। ऐसी इज्जत उतारूंगी तुम्हारी कि शहर से भागने के सिवा तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं होगा। ओ जस्ट शट अप निकिता, तुम इतनी नीचे भी गिर सकती हो। कभी सोचा ही नहीं था। अगर तुमने मोहिनी के साथ कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बहुत प्यार करते हो तुम मुझसे, पर मैं तो ऐसा करूंगी। महिला मोर्चा निकलवाकर इसकी बेइज्जती ना करी तो मेरा नाम भी निकिता पाठक नहीं, और तुमसे बदला तो मैं लेकर रहूंगी। निकिता तुम शांत हो जाओ। अरे मेरा फोन गिर गया। मोहिनी उसे शांत करवाते हुए अपना फोन उठाती है और रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है। अगले दिन निकिता मोहिनी के घर महिला मोर्चा लेकर आती है, जहां सारी औरतें मोहिनी के लिए बोलती है, मोहिनी, हाय हाय, दूसरी औरत, हाय हाय। ये तो मेरे घर के बाहर मोर्चा लेकर आ गए। मुझे शौर्य को बताना होगा। मोहिनी शौर्य को कॉल करके सब बताती है। शौर्य अपने ऑफिस से सीधा मोहिनी के पास आता है और उसे रिलैक्स फील करवाता है। सारी औरतें उसके दरवाजे पर इकट्ठा होकर उससे सवाल जवाब करती है। तभी शौर्य बोलता है, ये सब आप क्या कर रही हैं? एक औरत होकर दूसरी औरत पर कीचड़ उछाल रही हैं। इसमें इस बेचारी की कोई गलती नहीं है। असल बात तो ये है कि मेरी बीवी ही मुझसे चिढ़ती है, मेरे साथ रहना नहीं चाहती, और ना मैं, क्योंकि इसने कभी मेरा ख्याल नहीं रखा, ना एक बीवी के कर्तव्य निभाए। हम कैसे मान ले? तुम्हारे पास कोई सबूत है जैसे इस पर तुम्हारी फोटो है? जी नहीं है मेरे पास। सभी औरतें शौर्य को बुरा भला कहकर उस पर टमाटर फेंकती है। तभी मोहिनी बोलती है, बस और कोई नहीं मानेगा शौर्य को। मेरे पास सबूत है। पर हमारे पास कहाँ से आया? तभी मोहिनी सबके सामने वो रिकॉर्डिंग सुना देती है, जिसके बाद सब मोहिनी को निर्दोष समझते हैं और निकिता पर ही टमाटर बरसाने लगते हैं। और उसके बाद निकिता को महिला मोर्चा के कहने पर शौर्य से डिवोर्स लेना ही पड़ता है। कुछ दिनों बाद शौर्य मोहिनी से शादी कर लेता है और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करता है। किशन टशन में गौरी के घर जाता है, जहां गौरी के पिता संस्कार बैठे होते हैं। किशन उन्हें देखकर उनके पैर छूता है और बोलता है, कैसे हो अंकल जी, पहचाना कौन? नहीं बेटा, कौन? गौरी बेटा, जरा मेहमान जी के लिए चाय पानी का इंतजाम कर दो और मेरा चश्मा भी ले आना। संस्कार की बातें सुनते ही किशन टेबल पे पड़ा
चश्मा उठाकर संस्कार के हाथों में देते हुए बोलता है। ये लीजिए आपका चश्मा और इसे पहनने के बाद मुझे पहचानिए। संस्कार चश्मा लगाते ही किशन का चेहरा देखकर चौंक जाता है। तभी किशन उसे बोलता है। अब तो शायद आपकी आंखों को धोखा खाने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। तुम्हें मैंने जलील किया था, आज तुम मेरे ही पैरों को चूम रहे हो। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। संस्कार अपनी बातें बोल ही रहा होता है, तभी गौरी अंदर से सफेद साड़ी पहने हुए किशन के लिए चाय लेकर आती है और किशन को देखकर उसकी आंखें भर आती है और वो चाय का प्लेट टेबल पर रखकर वहाँ से रोते हुए चली जाती है। उसे इस हाल में देखकर किशन संस्कार से उसके इस हाल की वजह पूछते हुए बोलता है। अंकल, ये सब कैसे हुआ? गौरी की ये हालत कैसे? नीलगंज गांव में किशन नाम का एक चूड़ी वाला रहता था। वो रोज सुबह अपना भारी सा चूड़ियों का गट्ठर लेकर जाता था और शाम को कुछ पैसे जमा करके लौटता था। लेकिन उसकी इस कमाई से घर की जरूरतों को पूरा कर पाना उसके लिए दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन उसकी माँ अंजू उसे ताने मारते हुए बोलती है। अरे तेरे चूड़ी बेचने से ना तो इस घर के लोगों का कुछ होने वाला है, ना ही इस घर का। तो कुछ और व्यापार ढूंढ ले शहर जाकर, नहीं तो हमें भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। माँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा चूड़ियाँ बेचकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा लूँ, लेकिन ना जाने क्यों हर बार मेरी किस्मत धोखा दे देती है। इसलिए तो कह रही हूँ कि शहर जा और कोई दूसरा काम कर। माँ, मैं आप लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा और अब तो बाबा भी नहीं रहे जो तुम लोगों का घर में ख्याल रख सके। उसकी चिंता तू मत कर, वो सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन तेरे इस चूड़ी बेचने से हमारा घर नहीं चलने वाला। ठीक है माँ, मैं देखता हूँ। फिर एक शाम गांव का एक मुनीम किशन के घर आता है और वो उनसे बोलता है। अरे ओ किशन की अम्मा, सुनती हो जरा? अंजू मुनीम की आवाज सुनकर बाहर आती है और उसे बोलती है। क्या बात है मुनीम जी, आज हमारे यहाँ कैसे? अरे तुम्हारे ही काम से आया था मैं तो। तुम ही तो बोल रही थी तुम्हें अपने बेटे को शहर भेजना है। हाँ हाँ, कहा था मैंने। कुछ पता चला उसका? हाँ पता तो चला, लेकिन उसे शहर जाके चूड़ियाँ ही पहनानी है। कोई बात नहीं, मैं आपके यहाँ शाम को आती हूँ। कैसे कैसे जाना है आप मुझे बता देना। अरे तुम काहे कष्ट करती हो, किशन को ही भेज देना। ठीक है मुनीम जी, जय राम जी की। इतना बोलकर मुनीम वहाँ से चला जाता है और शाम होने पर जब किशन चूड़ियाँ बेचकर वापस घर आता है तो अंजू उसे मुनीम की बात बताती है और वो तुरंत ही मुनीम के घर चला जाता है। मुनीम के यहाँ पहुंचकर मुनीम उससे बातें करते हुए उसे रेलवे स्टेशन ले जाता है। मुनीम उसे टिकट के लिए पैसे मांगता है और किशन अपनी जेब से पैसे निकालकर उसे दे देता है। मुनीम टिकट लेने के लिए टिकट घर में जाता है और टिकट खरीद कर वापस आता है। किशन उसे टिकट लेकर घर आ ही रहा होता है और अपनी माँ को दिखाता है। अगले हफ्ते किशन ट्रेन से दिल्ली आता है। वहाँ जाकर वो एक चूड़ी वाले की दुकान पर काम करने के लिए पूछते हुए बोलता है। अरे ओ भाई साहब, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ जी, कहिए, किस तरह की चूड़ियाँ चाहिए आपको? अरे साहब, मुझे चूड़ियाँ नहीं खरीदनी, मुझे तो चूड़ियाँ बेचनी है। ओ, काम की तलाश में आए हो ना? नए हो इस शहर में? हाँ जी, मुझे आए हुए अभी 2 दिन भी नहीं हुए। ठीक है, तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो, लेकिन एक दिन के सिर्फ 200 रुपए मिलेंगे। क्या 200 रुपए? क्यों, बहुत ज्यादा है? नहीं नहीं, बस यूं ही। यहाँ तो मुझे थोड़े काम का बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। क्या बात है, मेरे तो नसीब ही खुल गए। श्री कृष्ण की कृपा ऐसे ही बनी रहे मुझ पर। ठीक है मालिक, मैं कल से ही आना शुरू कर दूंगा। किशन इतना बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपनी माँ को कॉल करते हुए बोलता है। हेलो माँ, प्रणाम। खुश रह बेटा, ठीक है ना तू? रहने का बंदोबस्त हो गया? कुछ काम धंधा ढूंढा या नहीं? अरे अरे, ठहर जाओ माँ, थोड़ा सांस ले लो। मेरी नौकरी लग गई है एक बहुत बड़े सेठ के पास, जहाँ मुझे चूड़ियाँ बेचनी है। क्या बात है बेटा, हमारे तो भाग्य ही खुल गए। अच्छा माँ, मैं बाद में बात करता हूँ। ठीक है, ठीक से रहना। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। किशन अपनी बात खत्म करके फोन रख देता है और अगली सुबह वो नौकरी पर जाता है और उसका मन भी लग जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और किशन के चूड़ी बेचने के अंदाज से लोग वहाँ चूड़ियाँ खरीदने आया जाया करते थे। ऐसे ही एक दिन एक गौरी नाम की लड़की वहाँ उसे चूड़ियाँ लेने आती है।
और वो किशन को देखकर बोलती है, ओ चूड़ी वाले, मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दिखाना जो मेरे हाथों में खूबसूरत लगे। जी मैडम, अभी रुकिए। किशन चूड़ियों की एक टोकरी गौरी के पास लाकर रखता है और उसे पसंद करने को कहता है। गौरी उन चूड़ियों में से एक गुच्छा पसंद करती है और उसे पहनाने की बोलती है। किशन गौरी को चूड़ियाँ पहनाता है और इसी बीच एक चूड़ी टूटकर उसके अंगूठे में चुभ जाती है और वो रोने लगती है। किशन उसे चुप करवाता है और वो उसे हंसाने के लिए तरह तरह की गंदी एक्टिंग भी करता है और आखिर में गौरी हंसने लगती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और जब जब गौरी को चूड़ियाँ पहनने का मन करता तब वो किशन के पास जाती और उससे चूड़ियाँ पहनते हुए बहुत सारी बातें करती। ऐसे में इन दोनों को दोस्ती और दोस्ती से प्यार हो जाता है और यूं ही एक दिन गौरी उसे अपने घर उसका हाथ मांगने के लिए बुलाती है। किशन गौरी के कहने पर गौरी के घर आता है और वहाँ गौरी के पिता संस्कार से उसकी मुलाकात होती है। वो उन्हें देखकर बोलता है, जी नमस्ते, गौरी का घर यही है ना? हाँ जी, यही है। आप कौन और गौरी से क्या काम है? गौरी उसे छत से देख ही रही होती है और उसे देखकर नीचे आती है और अपने पापा को उसके बारे में बताती है। संस्कार उसकी बातें सुनकर बहुत गुस्सा होता है और बोलता है, क्या तू इस लड़के से शादी करना चाहती है? इसकी क्या औकात है? ये सिर्फ एक मामूली सा चूड़ी बेचने वाला है और तू इसे मेरे घर का दामाद बनाना चाहती है? अंकल, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं वादा करता हूँ मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। किशन की ये बातें सुनकर संस्कार उसे अपने घर से धक्के मारकर बाहर कर देता है और किशन उसे धमकी देते हुए बोलता है, मैं वापस जरूर आऊंगा। गौरी, मेरा इंतजार करना। आपने आज मुझे जलील किया, लेकिन मैं हमेशा आपकी इज्जत करता रहूंगा। किशन वहाँ से चला जाता है और अपना खुद का चूड़ियों का बिजनेस करता है। धीरे धीरे उसका बिजनेस बुलेट ट्रेन से भी तेज चलने लगता है और अब वो शहर के चूड़ी बाजार का मालिक है। एक दिन वो अपनी महंगी कार से गौरी के घर दोबारा जाता है और उसकी मुलाकात संस्कार से होती है। गौरी को विधवा के जोड़े में देखकर संस्कार से उसके बारे में पूछता है, जिस पर संस्कार उसे अपने अतीत की तस्वीर दिखाकर बोलता है, बेटा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने उसकी शादी एक रईस लड़के से कर दी थी जो अब इस दुनिया में नहीं है और इसके ससुराल वालों ने इसे घर से निकाल दिया और अब ये यहाँ रह रही है। इतना जलील होने के बाद इसकी दोबारा शादी के लिए कोई हाँ भी नहीं बोल रहा। मैं क्या करूँ बेटा? अंकल, मैं अब आ गया हूँ। मैं अब सब कुछ संभाल लूंगा। मैं कल भी गौरी से प्यार करता था और अब भी करता हूँ। मैं करूँगा गौरी से शादी। किशन और गौरी शादी कर लेते हैं और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।